ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की लास्ट एक्सरसाइज। तो हमने कर लिया 3.4, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए थे। नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। अब बारी आएगी मिसलिनियस की। जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में निपटा देंगे। तो शुरू करते हैं। जो भी हमारी ये मिसलिनियस है, मिसलिनियस से पहले हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर ये देख लिया तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 सारे कर लिए। अब बारी आएगी मिसलिनियस की। तो चलो शुरू करते हैं अगले पेज से। भैया क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले पार्टी बनती है। हमारे 300K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं इस वाले चैनल पर। क्या बात कर रहा है, 300K सब्सक्राइबर हो गए हमारे। चेक करने दियो, मोबाइल फोन का है मेरा। यस, 300K सब्सक्राइबर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। बल्ले बल्ले बल्ले। सो इस 300K सब्सक्राइबर होने की खुशी में क्या करें बता। मजा आ गया ना। अब पार्टी दे दो। या इस क्वेश्चन को तो बाद में भी सोल्व कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं। इस सेलिब्रेशन में, इस पार्टी में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, वो भी मैट्रिसेस की। आप सभी के साथ और तेरे साथ भी। चल ठीक है, सही है ये पार्टी। क्या भैया, आपने 1 मिलियन होने पे भी, ग्रीन बोर्ड और एमकेआर दोनों पर 1 मिलियन हो रखे हैं, तब भी आपने पार्टी नहीं दी। इस पे भी कह रहे हो 1 मिलियन पे, फिर कह दोगे कि नहीं 2 मिलियन पे। ऐसे ही डिले करते रहते हो। ये किस तरह की पार्टी हुई? ये पार्टी में आप क्वेश्चन सोल्व कराओगे सही में? मैं जा रहा हूँ क्लास से भैया। अब क्या करें यार, पार्टी में इतनी ग्रेट ग्रैंड पार्टी में दे तो रहा हूँ, फिर भी जा रहा है तो मैं क्या करूं। चलो आप सभी के साथ इस 300K को सेलिब्रेट करते हैं। मैट्रिसेस के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 से 3 नंबर में। समझ लो इसको करना कैसे है। मुझे यहां पर सॉल्यूशन में सबसे पहले करना क्या होगा, देखो दिया क्या गया है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दूंगा, अगर सिमेट्रिक होती है तो वो क्या आ जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। बी का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो वो बी के इक्वल हो जाएगा। यही तो होती है सिमेट्री। इसके बाद यहां पर मुझे प्रूव क्या करना है, तो उसके लिए यहां पर लिख लेंगे टू प्रूव। मुझे प्रूव करना क्या है कि मेरे पास जो भी यहां पर ए बी माइनस बी ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दूं और वो मेरे पास माइनस ए आ जाए, इसी को क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है। रिलेशन मैंने आपको उस तरफ बता दिया। जिसको मुझे यहां पर करना है भाई, जिसका मुझे यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, मैं क्या करता हूं, उसको लिख लेता हूं। ए बी माइनस में मेरे पास बी ए आ जाता है। इसका मैं अगर ट्रांसपोज करता हूं तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, जिसका भी ट्रांसपोज किया गया है वो नेगेटिव आएगा मेरे पास। तो ये इक्वल किसके आना चाहिए, माइनस में मेरे पास यहां पर ए बी माइनस में बी ए आना चाहिए। ये मुझे, अगर मैंने इनको प्रूव कर दिया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। प्रूव करने पर आएंगे तो यहां पर आ जाते हैं प्रूफ पर। ठीक है, प्रूफ की बात कर लेंगे भाई, प्रूफ देना पड़ेगा हमें। ठीक है, प्रूफ देने के लिए मैं इसको सोल्व कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं बाई LHS, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करते हैं। मेरे पास यहां पर क्या दिया गया है, ए बी माइनस में मेरे पास बी ए दिया गया है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी का ट्रांसपोज और जो भी मेरे पास यहां पर बी ए है उसका भी ट्रांसपोज। जो भी यहां पर ट्रांसपोज है वो मैंने अलग अलग लगा दिया, बीच में मेरा माइनस का साइन एज इट इज। अब अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करता हूं तो इस तरह की आइडेंटिटी मैंने आपको पीछे जो भी हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज थी उसमें बताई थी मैंने आपको, कि हमारे पास अगर ए बी दिया गया है, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है ब्रैकेट होने ओपन होने पर। तो ए ट्रांसपोज नहीं आएगा हमारे पास, यहां पर क्या आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाता है। इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहां पर भी वही काम होगा। तो मैं यहां पर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। माइनस में यहां पर क्या है, बी ए है, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा मेरे पास, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब अगला स्टेप देखो क्या होगा। मुझे पता है ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है, तो बी ए और दोनों का यहां पर ट्रांसपोज है, तो बी का ट्रांसपोज बी हो गया, ए का ए हो जाता है। उसके बाद यहां पर माइनस में ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। अगर मैं इसमें से ब्रैकेट लगा लेता हूं, मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं। माइनस साइन अगर मैंने कॉमन ले लिया तो आप मुझे बताओ, जो भी मेरे पास ए बी है, माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा। ये मेरे पास बी ए प्लस का है, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो माइनस का मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप मैच कर लो इस वाली वैल्यू से। माइनस ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, माइनस साइन बाहर लगा है, ये हो जाता है हमारा यहां पर हैंस प्रूव्ड, या फिर बोल सकते हैं इक्वल्स टू में किसके हो गया है, ये
RHS तो जो भी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। काइंड ऑफ इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। आ जाओ उसको भी सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहां पर दिया गया है, शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पर जो भी हमें ए दिया गया है ना, वो ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब यहां पर जो भी हमारा बी ट्रांसपोज ए बी है, अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में दो केस बनेंगे, एक सिमेट्रिक वाला, एक स्क्यू सिमेट्रिक वाला। तो उन दोनों केसेस को यहां पर लिख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस, इधर हमारा सेकंड केस। फर्स्ट वाले केस में हम सिमेट्रिक लेकर चलेंगे ए को, सेकंड वाले केस में स्क्यू सिमेट्रिक लेकर चलेंगे। तो बीच में पार्टीशन कर लेते हैं, एक लाइन यहां पर लगा लेते हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सिमेट्रिक ए को अगर मैं सिमेट्रिक मान लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल हो जाता है। ये सिंपल बात होती है। अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज करने पर वो स्वयं खुद प्रकट हो जाता है, यानी कि ए खुद आ जाएगा। अब बात करेंगे यहां पर टू प्रूव की। हमें यहां पर प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो भी मेरे पास यहां पर ये दिया गया है बी ट्रांसपोज ए बी, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, अगर मैं इस पूरे का ट्रांसपोज करूंगा, ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा मेरे पास, बी ट्रांसपोज ए बी आ जाएगा। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये इक्वल आएगा। ठीक है, तो मुझे इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करना है। तो मैं यहां पर सोल्व करूंगा बाय LHS। लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिया क्या गया है, एक बार वो लिख लेते हैं। बी ट्रांसपोज आ जाता है मेरे पास, यहां पर ए बी आ जाता है। मुझे इसका ट्रांसपोज करना है और ट्रांसपोज करने के लिए मैंने आपको कुछ सिंपल सिंपल चीजें बताई हैं कि अगर मेरे पास मान लो ए और बी दिए गए हैं, इनका मैं ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज करने पर ब्रैकेट ओपन होता है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मेरे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाता है। सिंपल सी बात है, बताई गई है बहुत बार, वही अप्लाई कर देंगे। लेकिन हम करें क्या, इसमें तो हमारे पास तीन तीन चीजें हैं भाई। एक इसको मान लो और एक इसको मान लो, इसको एज अ यूनिट, एक यूनिट कंसीडर कर लो। तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, सबसे पहले इनका ऑर्डर चेंज होगा। ए बी मेरे पास यहां पर पहले आ जाएगा, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, ए बी आ जाता है, इसका ट्रांसपोज होगा। और उसके बाद मेरे पास यहां पर जो भी बी आता है इसका भी, अंदर तो ट्रांसपोज है ही, बाहर फिर से ट्रांसपोज इसका हो जाएगा, यानी कि डबल ट्रांसपोज इसका हो जाता है। नेक्स्ट यहां पर मेरे पास क्या होगा, इसको मैं फिर से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसके बाद मेरे पास बी का दो बार ट्रांसपोज हो जाएगा तो मेरे पास बी आ जाएगा। मुझे एक बात का पता है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, जो भी मेरे पास बी ट्रांसपोज है वो एज इट इज, ए ट्रांसपोज की जगह पर मैं क्या कर सकता हूं, ए पुट कर सकता हूं और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा बी। अगर इस वैल्यू को मैच करोगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व हमने किया, राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है, तो इक्वल्स टू में मैं यहां पर लिख सकता हूं RHS। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो भी मेरा बी ट्रांसपोज ए बी होगा इज सिमेट्रिक। ये क्या हो जाता है, ये सिमेट्रिक हो जाता है। भाई सिमेट्रिक तो हमने कर दिया, लेकिन मान लो हमें ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक दिया गया हो। स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए को दिया कैसे जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के इक्वल हो जाता है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो हमें प्रूव क्या करना होगा, टू प्रूव की हम यहां पर बात करते हैं। प्रूव करने में हमें करना क्या होगा, जो भी मुझे यहां पर दिया गया है बी ट्रांसपोज ए बी, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू मेरे पास इसी की आ जाएगी, यानी कि मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस में यहां पर बी ट्रांसपोज ए बी आ जाएगा। तो चलो इसको प्रूव करते हैं आसानी से। इसको भी प्रूव तो हम कर ही देंगे, मानेंगे थोड़ी। सो प्रूव करने में यहां पर हम करें क्या, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व कर देंगे। तो बाय LHS लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मेरे पास वैल्यू है उसको एक बार लिख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज हम कर लेते हैं। तो मैं इसको एक बार तो लिख लिया, एक बार तो प्यार से इसको लिखा। अब इसको तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब क्या होगा, मेरे पास मैं इनको अलग अलग यूनिट कंसीडर कर लूंगा, ट्रांसपोज करूंगा तो ऑर्डर इनका चेंज हो जाएगा, यानी कि मेरे पास जो भी ए बी है इसका ट्रांसपोज आ गया, और जो भी मेरे पास यहाँ पर बी है इसका ट्रांसपोज, बाहर की तरफ बी इसका ट्रांसपोज, दो बार डबल ट्रांसपोज इसका हो जाएगा। अब मैं ए बी का फिर से ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास इनका ऑर्डर फिर से चेंज होगा, यानी कि मेरे पास यहाँ पर बी ट्रांसपोज, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ए ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज दो बार होगा तो मेरे पास बी आ जाएगा। अब मुझे ए ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ए, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए की जगह पर, मतलब जो भी मेरे पास यहाँ पर ए ट्रांसपोज है उसकी जगह पर माइनस ए आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास बी आ जाएगा। माइनस साइन को सबसे आगे निकाल लेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ट्रांसपोज ए, और उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाएगा बी।
मैच कर लो इसको इस वाली से, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू यहां पर हमें मिल जाती है, तो मैं इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूं, इक्वल्स टू में मेरे पास RHS आ जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई हैं तो मैं बोल सकता हूं ना कि जो भी बी ट्रांसपोज ए बी है वो क्या हो जाता है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अगर हमारा ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी हमारा सिमेट्रिक है, अगर हमारा ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आ जाओ अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर देख लेते हैं। इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू में आई। हमें यहां पर ए मैट्रिक्स दी गई है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आसानी से इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास ए है उसका ट्रांसपोज करेंगे। ए मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि 3 रो जो दी गई हैं उनको हम 3 कॉलम बना करके लिख देंगे। आसान काम होता है, तो हमने यहां पर वो कर दिया। सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, जो भी मेरे पास 3 रो दी गई थी उनको कॉलम बना करके लिख दिया। अब मेरे पास यहां पर क्या करना है, ट्रांसपोज ए कर दिया, तो मुझे ए को लिखना पड़ेगा। यहां पर इसी के साथ में प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, मेरे पास ए आ गया। अगला काम क्या होगा मेरे पास, ये दोनों का प्रोडक्ट मैंने किया तो वो किसके इक्वल हो जाता है, यहां पर आई के इक्वल हो जाता है। आई क्या होता है हमारे पास, जिसमें डायगोनली 1 हमें गिवन होता है, बाकी जगह 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। ये रिलेशन हमें यहां पर दिया गया है, ए इसको सेटिस्फाई करती है, तो ए का ट्रांसपोज इनटू में ए इक्वल्स टू में आइडेंटिटी। इसको सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करने के लिए अगर हम आएंगे तो मुझे रो को कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 0 से, एक्स को एक्स से, एक्स को एक्स से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस में एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर इसी को मैं सेकंड और थर्ड से भी मल्टीप्लाई करूंगा। 0 को 2y से करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा, x को y से करेंगे तो मेरे पास यहां पर xy आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास x को माइनस y से करेंगे तो माइनस में xy आ जाएगा। अब मेरे पास इसी को मुझे थर्ड से भी करना है, चलो करते हैं भाई। तो मेरे पास यहां पर 0 को z से करने पर मेरे पास आ जाएगा 0, x को माइनस z से करेंगे तो माइनस में xz हो जाएगा, और जो भी मेरे पास यहां पर x है z से करेंगे तो मेरे पास प्लस में xz आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास फर्स्ट वाली रो को तीनों कॉलम के साथ कर दिया, तो सेकंड वाली रो को तीनों कॉलम के साथ करेंगे। यहां पर मेरे पास आता है 2y, ठीक है। 2y को 0 से करेंगे तो मेरे पास 0, y को यहां पर x के साथ करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। माइनस y को यहां पर करेंगे x के साथ, माइनस y को x के साथ करने पर माइनस में xy आ जाता है। इसी रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2y को 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 आएगा मेरे पास यहां पर 4, और y का हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, और जो भी मेरे पास माइनस y है, माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में मेरे पास क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, तो सेकंड रो को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। तो 2y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2yz हो जाएगा। y को यहां पर माइनस z से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में yz हो जाएगा। यहां पर माइनस y है, z है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में yz आ जाता है। अब यही काम हमें थर्ड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। z को 0 के साथ करेंगे तो मेरे पास 0, उसके बाद माइनस z को x के साथ करेंगे तो माइनस में x आ जाएगा और zx हो जाएगा, ठीक है। zx या फिर xz इसको हम लिख सकते हैं। z को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास xz हो जाएगा। आगे इसी को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो z को 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या हो जाएगा, 2yz हो जाएगा। माइनस z को y के साथ करेंगे तो माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा, yz हो जाएगा, और z को यहां पर माइनस y से करेंगे तो माइनस में मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, yz आ जाएगा। अब मुझे इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है। देखो, z को z से करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर। माइनस z को माइनस z से करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा प्लस में z का स्क्वायर। z को z के साथ करेंगे तो फिर से मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर z का स्क्वायर। ये मेरे पास मल्टीप्लीकेशन करने पर तीनों का, मतलब जो भी मेरे पास यहाँ पर तीनों रो हैं, इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर आ गया, और इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाता है, जो भी मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। इसको एज इट इज यहाँ पर चिपका देता हूं, कुछ ही सेकंड में हमारा ये सोल्व भी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, वो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन आप यहाँ पर देखो, 0 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा।
एक्स वाई मेरे पास यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ गया, जीरो। यहाँ पर एक्स जेड प्लस का, यहाँ पर एक्स जेड माइनस का, तो ये भी जीरो हो जाएगा। आगे एक्स वाई माइनस एक्स वाई करेंगे तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। 4y² प्लस में y² प्लस में y² तो कितना आ जाएगा, 6y² आ जाएगा। 2yz में से एक yz और फिर से yz को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। xz प्लस का xz माइनस का यानी कि जीरो आ जाएगा। 2yz में से yz और yz दो बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास जीरो हो जाएगा। z² तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3z² आ जाता है। ये मेरे पास ओवरऑल कंक्लूजन मिलता है इसको सोल्व करने पर। इक्वल्स टू में मेरे पास जो भी वैल्यू है वो एज इट इज लिख देनी है, 1 0 0 0 1 0, उसके बाद 0 0 1। इस तरह से मेरे पास आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स आ जाती है। अभी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमें कंक्लूजन क्या निकालना है, देखो जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2x² इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1 के। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 2x² इक्वल्स टू में कितना आ गया, 1 आ गया। अगर मैं यहां से x² की वैल्यू फाइंड करता हूं तो कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, √1/2। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, जो भी मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू आई है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, मतलब प्लस माइनस का साइन भी इसके आगे लग जाएगा। तो x इक्वल्स टू में प्लस माइनस रूट के अंदर 1 तो रुकेगा नहीं, बदमाश है भाई 1, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। जो भी मेरे पास यहाँ पर ये x है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, +(1/√2)। इसी तरह से 6y² का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मेरे पास कितना है, यहां पर फाइंड करते हैं। चलो यहां पर ऐसे लाइन लगा लेते हैं, x यहां पर मैंने फाइंड करके बता दिया, 6y² मुझे यहां पर दिया गया है। तो 6y² इक्वल्स टू में मेरे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा हो गया, 1 हो गया। y² की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/6। y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस में रूट के अंदर आ जाएगा। 1 बदमाश है भाई, वो तो आएगा नहीं, लेकिन रूट के अंदर 6 तो आ ही जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गई, y की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू के लिए 3z² इक्वल्स टू में 1 होता है, तो 3z² यहां पर हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 1 आ गया। z² की वैल्यू कितनी होगी, 1/3। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देंगे तो प्लस माइनस में 1/√3 आ जाएगा। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर x है उसकी वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, यही हमें फाइंड करना था। सिंपली हमारा सोल्व हो जाता है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि यहां पर देखो 3 मैट्रिक्स है और तीनों का प्रोडक्ट करना है। 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तो हमें पता है, 3 का कैसे करेंगे यहां पर सीख लेंगे ना। तो हमें यहां पर बोला जाता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x के किस वैल्यू के लिए इन तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, तीनों को यहां पर प्रोडक्ट करना होगा। जो भी वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट करने पर वही हो जाएगा। सो सिंपली इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं सोल्व करने पर क्या करूंगा, यहां पर सोल्व करने के लिए मेरे पास जो भी मैट्रिक्स दी गई है फर्स्ट वाली मैट्रिक्स, मैं फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को यहां पर एक बार लिख लेता हूं। ठीक है, मेरे पास यहां पर आ जाता है 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 1 आ जाता है। आप कहोगे कि फर्स्ट वाली लिख ली है तो सेकंड और थर्ड भी लिख लो। ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं लिख लेता हूं। मेरे पास आ जाएगा यहां पर 1 2 1, उसके बाद 2 0 0, उसके बाद मेरे पास 0 1 2, मैंने पास सेकंड मैट्रिक्स भी लिख ली। और उसके बाद आप कहोगे कि जो भी मेरे पास यहाँ पर थर्ड मैट्रिक्स है इसको भी लिख लो। तो 0 2 x, इसको क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर x दिखाई दे जाए। अब हमें बोला क्या जाता है कि किस x की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको 0 के इक्वल कर देता हूं। 0 के इक्वल मैंने इसको कर दिया। अब ध्यान से देखना करना क्या होगा। अगर हमें 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिल गया थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। तो चलो करते हैं। मैं सबसे पहले इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ करूंगा। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 को 2 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 4, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1। इसी तरह से मैं इसी रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 0, और फिर 1 को 0 से करेंगे तो भी मेरे पास 0 आएगा। 1 2 1 को 0 1 2 से करना है, 1 को 0 से किया तो मेरे पास 0, 2 को 1 से किया तो मेरे पास यहाँ पर 2, उसके बाद 1 को 2 से किया तो मेरे पास यहाँ पर 2। ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया है। किसका प्रोडक्ट, शुरू वाली जो दो मैट्रिक्स है इनका प्रोडक्ट मेरे पास आ गया है। इसको मुझे मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, इस वाली मैट्रिक्स के साथ जिसमें मेरे पास 0 2 और ये x दिया गया है, इसी को हमें फाइंड करना है। इक्वल्स टू में मेरे पास 0।
सोल्व करते हैं इसको, तो 4 1 1 मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई किस में करना है, 0 टू x में मल्टीप्लाई करना है और इक्वल्स टू में मेरे पास 0। चलो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 4x आ जाएगा। ये मैट्रिक्स मेरे पास आ जाती है और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो ये काइंड ऑफ हमारी इक्वेशन बन गई है। तो इक्वेशन मैट्रिक्स के अंदर नहीं लिखते हैं, हम इसको सिंपल वे में लिख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 4x इक्वल्स टू में प्लस का 4, दूसरी तरफ माइनस का 4 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर फाइंड करने जाऊंगा तो माइनस में मेरे पास 4 आता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में, 4 से 4 को कैंसिल कर दूंगा 1 टाइम्स पर, तो मेरे पास जो भी x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। अगर यहाँ पर मैं x की जगह पर -1 रख दूंगा, x की वैल्यू -1 अगर मैंने रख दी, तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमें यहां पर फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बोला जाता है ए दे दी गई है, मैट्रिक्स ए दे दी गई है, तो मुझे शो करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू में 0। अगर आपको यहां पर 1 दिखाई दे रहा है तो तुम गलत हो। ये क्या है भाई, आई है, इसको आई है, ठीक है। 7 के साथ जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर क्या होगा, ए वाली मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करना, तो ए वाली मैट्रिक्स लिखी और इसी को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, इसका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन करते किस तरह से हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 से यहां पर मल्टीप्लाई किया जाएगा, मेरे पास 9 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आगे यहां पर मैं फिर से इसी रो को कॉलम के साथ 3 को 1 से, 1 को 2 से, तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो भी सेकंड रो है, दोनों कॉलम के साथ 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस में मेरे पास 3 आ जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस में मेरे पास 2 आ जाएगा। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में 1 आ गया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। बस ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाती है, ए स्क्वायर की आ जाती है। चलो इसको फाइनली फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर मेरे पास आएगा क्या, 9 -1 करेंगे तो मेरे पास 8 आ जाता है, -3 -2 मेरे पास -5 हो जाएगा, 3 + 2 भी 5 हो जाएगा। 4 -1 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 3 आ जाता है। ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ जाती है, ये मैट्रिक्स मेरे पास आ जाती है ए स्क्वायर की। अब इस वाले एक्सप्रेशन को चलो सोल्व करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है, ए का स्क्वायर है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, सीधा इसको पुट करके चलेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 3 आ जाता है। ये मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। माइनस का साइन लगा लेंगे, मेरे पास यहाँ पर 5 आ जाता है। जो भी मेरे पास ए की वैल्यू है उसको लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स 5 के साथ हमें ए को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस में 1 और उसके बाद 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। प्लस में मेरे पास यहाँ पर 7 आई है, तो यहाँ पर मैं 7 लिखूंगा और आइडेंटिटी में मेरे पास क्या होता है, डायगोनली 1 होता है, बाकी सभी जगह पर 0 होता है। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये हमें शो करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्सप्रेशन सोल्व करने पर हमारा 0 आ गया तो ये अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा। जो भी मेरे पास ए स्क्वायर है ये तो एज इट इज आ जाएगा, 8 - 5, उसके बाद मेरे पास 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3। 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 मेरे पास यहाँ पर 15 हो जाएगा। 5 से -1 को करूंगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। 5 से 1 को करूंगा तो मेरे पास 5, 5 से 2 को करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 10 आ जाता है। ये मैट्रिक्स हो गई। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनली मेरे पास 1 से 7, मतलब जो भी मेरे पास 7 है 1 से मल्टीप्लाई करने पर डायगोनली मेरे पास 7 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो 0 हो जाता है। बीच में जो साइन हमारा है ना, ये साइन लगेगा यहाँ पर प्लस का, ठीक है। गलती से इक्वल्स लगाया था भाई मैंने, अब मैंने सही कर दिया है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अगर मेरे पास यहाँ पर बीच में माइनस या प्लस का साइन लगा है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस या फिर माइनस होंगे। लिख के देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 8 है, -15 प्लस में 7, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 8, माइनस में मेरे पास 15, प्लस में मेरे पास 7, -5 माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस में 5 आ गया, प्लस में मेरे पास 5 आ गया। उसके बाद मेरे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, 0। 5 -5, तो यहाँ पर मेरे पास 5 माइनस में 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर कितना, 0।
3 है, माइनस माइनस 10 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 3 माइनस में मेरे पास 10 आ गया और यहाँ पर कितना है, प्लस में 7 है, ठीक है, प्लस में 7। अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो इक्वेट करने पर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 8 और 7 दोनों प्लस के हैं, 15 हो जाएगा, माइनस का 15 है, यानी कि ओवरऑल क्या आ गया मेरे पास, 0। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा 5 माइनस 5 करूंगा 0, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा 0, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा 3 और 7 10 हो गए, माइनस का 10 है तो मेरे पास 0। ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाता है, 0 मैट्रिक्स यहां पर आ जाती है विच इज इक्वल टू 0। हमें यही तो शो करना था कि जो भी हमारे पास ये रिलेशन दिया गया है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अगर हमने इसको सोल्व किया 0 आ गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहां पर बोला है फाइंड एक्स। तो बताओ तुम्हारा एक्स या तुम्हारी एक्स कौन है। चलो इसको फाइंड कर लेते हैं, वो छोड़ दो तुम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स दी गई है इन तीनों का प्रोडक्ट करने पर 0 होता है। इसके अंदर यहाँ पर हमें एक्स दिया गया है, यहाँ पर भी हमें एक्स दिया गया है। तो बताओ एक्स क्या है, कमेंट करके बता दो, कोई बात नहीं। तो जो भी हमारे पास ये तीनों मैट्रिक्स है ना, इन तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तुम्हारी लाइफ में एक्स की वैल्यू क्या है उसका मतलब नहीं है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है वो बताना है। तो चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं इन तीनों मैट्रिक्स को एक बार लिख लेता हूं सॉल्यूशन में। पहली मैट्रिक्स एज इट इज चिपका दी, दूसरी चिपका दी, तीसरी, तीनों मैट्रिक्स यहां पर मैंने लिखी। और तीनों मैट्रिक्स लिखने के बाद मुझे याद आया कि ये तीनों मैट्रिक्स किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। तो मैंने इक्वल्स टू में 0 कर दिया। पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करना है, बीच में कोई भी साइन नहीं है यानी कि प्रोडक्ट। फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही रो है तो तीनों कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक्स आ जाएगा, -5 को 0 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 0, -1 को 2 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आगे मेरे पास इसी रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर 0 नीचे 0, तो सिर्फ हमारे पास जो 5 है उसकी मल्टीप्लीकेशन चलेगी। या फिर चलो पूरा करके बता देते हैं। एक्स को 0 से करेंगे मेरे पास 0 हो जाएगा, -5 को 2 से करेंगे तो माइनस में मेरे पास 10 आ जाएगा, -1 को 0 से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0। फिर से इसको हम यहां पर करेंगे, x को 2 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x आ जाता है। -5 को 1 से करेंगे तो मेरे पास माइनस में 5 आ जाएगा। -1 को 3 से करेंगे तो माइनस में मेरे पास 3 आ जाता है। ये मेरे पास जो भी शुरू वाली दो मैट्रिक्स थी इनका प्रोडक्ट किया, तीसरी वाली मैट्रिक्स को एज इट इज यहां पर लिख देते हैं। x आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया और ये इक्वल है किसके भैया, 0 के। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा। हमने एक गलती कर दी है, देखो हमारे पास -1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -1 कैसे आ गया, किसने की ये गलती, मैंने ही की है तो मैं सुधार देता हूं भाई। तुम कहोगे आपने की है तो मैंने सुधार दी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, x -2 मेरे पास आ जाता है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो माइनस में मेरे पास 10 है, इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x -5 -3 माइनस में मेरे पास 8 आ जाएगा। इसके बाद जो भी मेरे पास ये मैट्रिक्स है एज इट इज लिख देंगे। आप कहोगे भैया इतनी बार तो इसको हमने लिख दिया है, बार बार क्यों लिखवा रहे हो। अरे चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं, बार बार लिख के थक गए हो तो चलो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। x -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में मेरे पास 2x आ जाएगा। -10 को 4 के साथ करेंगे तो माइनस में मेरे पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 2x को और 2x -8 को 1 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस में 8 आ जाएगा। कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज और इक्वल्स टू में क्या हो गया, 0 हो गई। ये काइंड ऑफ हमारी एक मैट्रिक्स बनती है। तो चलो मैं इस पे मैट्रिक्स लगा लेते हैं, इक्वेशन भी बन गई है काइंड ऑफ। तो मैट्रिक्स जो भी हमारे पास ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट है ये लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2x प्लस का 2x माइनस का 2x से 2x को उड़ाने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और मेरे पास यहाँ पर -40 और यहाँ पर हमारे पास -8 को 1 से करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर जो साइन है ना वो माइनस का आएगा, ठीक है। हटा के इसको मैं क्या करता हूँ, -8 को -1 से करने पर माइनस का 8 हमें मिला। तो यहाँ पर -40 -8 माइनस में कितना हो जाएगा, 48। एक्स की वैल्यू अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है तो मैं यहाँ सोल्व करूंगा। यहाँ पर मुझे सोल्व करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस का 48 है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का मेरे पास क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं या फिर मैं स्क्वायर को हटाना है तो रूट लगाना पड़ेगा, चलो उसी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस में रूट के अंदर चला जाएगा हमारा 48। अब 48 से कुछ तो बाहर निकलेगा ही ना, सारा का सारा थोड़ा बंद रहेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी। अब 48 कौन से टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है भाई। 16 का पहाड़ा आता है, नहीं पता तुम्हें 16 किसको कहते हैं, अरे 16 भैया, 16 16 तीये 48, 16 3 जा 48। तो हमारे पास यहाँ पर 16 तीये, 16 को बाहर निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
प्लस माइनस एज इट इज लगा रहेगा, रूट के अंदर बचेगा मेरे पास 3, ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारा आंसर यहां पर हो जाता है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आता है और छोटू सा क्वेश्चन है ये हमारा, नहीं बड़ा सा क्वेश्चन हमारा ये है। तो जो भी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है इसको फटाफट से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट XYZ व्हिच ही सेल इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 प्रोडक्ट बनाता है XYZ, उनको 2 अलग-अलग मार्केट में वो बेचता है, अलग-अलग मार्केट में वो सेल करता है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर मार्केट फर्स्ट है उसमें जो भी उसके प्रोडक्ट सेल होते हैं वो बताए गए हैं, सेकंड मार्केट में जो भी सेल होते हैं वो हमें यहाँ पर दे दिए गए हैं। मान लेंगे ये मेरे पास एक्स वाला प्रोडक्ट है, ये वाई वाला प्रोडक्ट है, ये जेड वाला प्रोडक्ट है। अब उसके बाद हमें बोलता है ए और बी, ये हमें फाइंड करना है। देख रहे हो कितनी ज्यादा जगह हमारे पास बनी है अभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहां पर इतनी बड़ी सी जगह पर तो हम सोल्व करेंगे नहीं। अगले पेज पर मूव करते हैं। आपको अगले पेज पर ये लिखा हुआ दिखा मिलेगा और ए वाला आपको दिखा दे जाएगा। तो अगले पेज पर हमारे पास यहां पर आ गए हैं। मार्केट फर्स्ट में मेरे पास ये एक्स है, ये वाई है और ये मेरे पास जेड वाले प्रोडक्ट के जो भी प्राइजेज हैं, मार्केट फर्स्ट मार्केट सेकंड है। मैं क्या करता हूं, इसको एक मैट्रिक्स ही बना लेता हूं ना। ये मेरे पास काइंड ऑफ एक मैट्रिक्स बन गई है। लेकिन मैट्रिक्स बनाने से पहले क्वेश्चन ए में पूछा क्या है वो तो समझ लें। तो ए में मेरे से कहता है इफ यूनिट सेल प्राइस, ये मेरे पास सेल प्राइजेज के बारे में बोला गया है। If unit sale price of XYZ are 2.50, 1.50 and 1.00 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से हमें मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड में जो भी सेल्स रेवेन्यू होता है, सेल करने पर जो पैसा आता है ना, उसको कैलकुलेट करके बताना है। तो मैंने यहां पर क्या किया, जो भी प्रोडक्ट्स थे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे वो यहां पर लिखे गए हैं। उनका जो भी प्राइस होता है, सेल प्राइस होता है, उसको भी एक मैट्रिक्स बना के यहां पर लिख लेते हैं। मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2.50 इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगा, 1.50 यहां पर लिख लेते हैं और मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा 1.00। अब जस्ट मुझे क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। दोनों का प्रोडक्ट यहीं पर कर लेते हैं। फर्स्ट वाली मार्केट, सेकंड वाली मार्केट, दोनों मार्केट के लिए यहां पर मैंने क्या किया, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है। अब मेरे पास फर्स्ट वाली रो आती है, कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। 10,000 को 2.5 में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, भाई 25,000 यहां पर मेरे पास आ जाएगा। 2000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3000 मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा करके 18,000 को 1 से करेंगे तो मेरे पास 18,000 ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो एज इट इज वैल्यू आ जाती है। आगे यहां पर बात करेंगे, मेरे पास जो भी सेकंड रो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 ये हो जाएगा। आगे मेरे पास यहाँ पर 20,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 ये हो जाएगा। इतनी तगड़ी सेल यहाँ पर अकेली हो गई है भाई 30,000 की। आगे यहाँ पर मेरे पास क्या है, 8,000 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाता है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो भी मेरे पास फर्स्ट वाली मार्केट है, सेकंड वाली मार्केट है, उसमें टोटल सेल कितनी हुई है। तो देखो हमें क्या करना है, बस ऐड ही तो करना है। 25,000 है, 18,000 है और मेरे पास 3,000 है। तो सबसे पहले देखो 25,000 में 3,000 जोड़ देंगे। पैसों का सवाल है, कैलकुलेशन सही कर लेना। तो 25,000 और 3,000 हो गए 28,000। 28,000 में 18,000 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 46,000 हो जाएंगे, यानी कि 46,000। तो हम इसको लिख देंगे 46,000। फर्स्ट वाले मार्केट में XYZ का जो भी सेल्स रेवेन्यू हुआ वो 46,000 आ जाता है। सेकंड मार्केट में कितना आएगा, उसको जोड़ेंगे तो 15,000, 30,000 और 8,000। तो ये कितना हो गया मेरे पास 45। 30 और 15 45, 45 और 8 कितना हो गया मेरे पास 53,000 हो जाता है। तो ये मेरे पास कितना आ जाता है, 53,000 आ जाता है। फर्स्ट वाले मार्केट में सेल जो हुई है वो 46,000 की हुई है। सेकंड वाले में कितनी हुई है, 53,000 की सेल आ जाती है। सिंपल हमने यहां पर ए वाले में फाइंड कर लिया है जो भी सेल हुई है फर्स्ट और सेकंड वाले मार्केट में। बी वाला भी तो फाइंड करना है ना। फर्स्ट वाला जो भी हमारे पास यहां पर ए वाला है उसके लिए ये हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। अभी हमें बी वाले को भी सोल्व करना है। तो बी वाले के लिए यहां पर आ जाते हैं। बी वाले में हमें बोलता है इफ यूनिट कॉस्ट, यूनिट का जो खर्चा आता है उसको प्रोड्यूस करने का, उसको बनाने का, उसकी बात की गई है। जो भी कॉस्ट है तीनों कमोडिटीज का बनाने का खर्चा कितना आता है, 2.00, 1.00 और 50 पैसे रेस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट। तो हमें ग्रोस प्रॉफिट फाइंड करना होगा और ग्रोस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें सेल प्राइस तो पता है, ठीक है।
हमें सेल का जो भी टोटल रेवेन्यू है वो पता है, लेकिन हमें कॉस्ट जो होता है, जो बनाने में कॉस्ट लगता है, उसका रेवेन्यू भी तो पता होना चाहिए। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए जो भी मेरे पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, सोल्व करते हैं। यहाँ पर बी वाले को सोल्व करने के लिए जो भी मेरे पास फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है, सेकंड वाली मैट्रिक्स है, जो भी इनकी क्वांटिटीज है मेरे पास यहाँ पर 10,000, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2,000 और उसके बाद मेरे पास कितना आ जाता है 18,000। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। फर्स्ट वाली रो कंप्लीट कर ली तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 6,000, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 20,000 आ जाता है और यहाँ पर कितना आ जाता है 8,000 आ जाता है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने बना ली और जो भी मेरे पास यहाँ पर एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास जेड है। एक्स वाई जेड की मैंने यहाँ पर रो बना ली है मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड में। अब मेरे पास यहाँ पर जो भी कमोडिटीज का कॉस्ट होता है वो कितना है 2.00, उसके बाद मेरे पास कितना दिया गया है 1.00 और उसके बाद 50 पैसे। 50 पैसे को कैसे लिख सकते हैं 0.50 यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट आ जाता है। हमने यहाँ पर मैट्रिक्स अलजेब्रा बना लिया है। अब इसको जस्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। 2,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2,000 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 18,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,000 यहाँ पर आ जाएगा। आगे मेरे पास यहाँ पर इस वाली रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6,000 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 12,000 आ जाएगा। प्लस का साइन लगा करके 20,000 को 1 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। 8,000 को 0.5 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट मार्केट में सेल होने वाले का कॉस्ट प्राइस, ये सेकंड मार्केट में सेल होने वाले का कॉस्ट प्राइस। अब इसको टोटल करते हैं। तो टोटल करने के बाद मेरे पास कितना आएगा फर्स्ट मार्केट का और सेकंड मार्केट का। फर्स्ट मार्केट में मेरे पास 20,000, 2,000, 9,000 कितना हो गया भाई ये 20, 9, 2, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर 31,000। 31,000 जो भी फर्स्ट मार्केट में सामान गया है उसको बनने में, उसको प्रोड्यूस होने में 31,000 रुपए लगे हैं। इसमें कितना आ जाएगा मेरे पास 20,000, 12,000 और उसके बाद 4,000। 20 और 12 मेरे पास 32 हो जाएगा और 4 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 36, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा 36,000। ये मेरे पास क्या आ जाता है भाई कॉस्ट आ जाता है। अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास फर्स्ट मार्केट का है, ये मेरे पास सेकंड मार्केट का है। मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे कॉस्ट थोड़ी फाइंड करना था, मुझे फाइनल क्या फाइंड करना है ग्रोस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ग्रोस प्रॉफिट यहां पर लिख लेते हैं ग्रोस प्रॉफिट। जीपी, जीपी तो गलत हो जाएगा, टर्म ही गलत हो जाएगी हमारे पास, तो पूरा लिख लेते हैं ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट हम यहां पर फाइंड करेंगे फर्स्ट वाली मार्केट का सबसे पहले। तो फर्स्ट वाली मार्केट का ग्रोस प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं भाई, प्रॉफिट फाइंड कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास सीपी होता है और एसपी होता है उसमें रिलेशन बनाया जाता है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कम कर दिया जाता है। तो जो भी फर्स्ट मार्केट है, फर्स्ट मार्केट में जो भी कॉस्ट है वो कितना है 46,000 है। सेल का कॉस्ट है ये, ठीक है। तो सेल का प्राइस कितना हो जाता है मेरे पास यहाँ पर, फिर से भूल गया मैं, देखना पड़ेगा 46। तो ये मेरे पास कितना हो जाता है 46,000। इसमें से मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट मार्केट में जो सामान भेजा गया है उसको बनाने में कितना लगा है 31,000, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आगे क्या आएगा, सेकंड वाली मार्केट के लिए भी आएगा। तो सेकंड वाली मार्केट के लिए हमारे पास सेल कितनी हुई है सेकंड वाली मार्केट में 53 की। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 53,000 माइनस में मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर भाई, सेकंड वाली मार्केट में जो सामान बना है उसका कॉस्ट कितना है 36, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 000। अब बस इसको सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 0 तो एज इट इज आप लगा ही लो। 46 में से 31 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 15,000। ये ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा मेरे पास फर्स्ट मार्केट के लिए। सेकंड मार्केट के लिए अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। 13 में से 6 को करना है तो मेरे पास यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर 4 में से 3 को करूंगा तो 17, इसके पीछे लगा देनी है मुझे 3 0। ये ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप इसको इकट्ठा करना चाहते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिखना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 32 हमारे पास यहाँ पर 1000 ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। इन दोनों को हमें ऐड करना है। अगर हमसे अलग अलग पूछा गया है, फर्स्ट मार्केट में प्रॉफिट कितना होगा 15,000 का, सेकंड वाली मार्केट में कितना होगा प्रॉफिट 17,000 का। अगर टोटल पूछ लिया जाए तो कितना प्रॉफिट कमा जाता है भाई, ये प्रोड्यूसर XYZ का कितना कमा जाता है 32,000 यहां पर आ जाता है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर
ए बी दोनों को हमने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर करना है, सही में करना है तो आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इनटू में दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू में दिस मैट्रिक्स। भाई x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू नहीं x मैट्रिक्स फाइंड करनी है। कैसे किया जाएगा? देखो, सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि जो भी यहां पर ये x है, इस x मैट्रिक्स, ये वाली जो x मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर क्या होगा, उसको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो पता कर पाएंगे। देखो, एक सिंपल बात करते हैं। ये मेरे पास जो भी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू में 3 है। इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास? यहाँ पर 2 इंटू में 3 है। तो मेरे पास जो भी ये x मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक बात यहां पर समझो। सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स होती है, इसका ऑर्डर अगर मेरे पास यहाँ पर दो क्या दिए गए हैं, 2 रो दिए गए हैं, तो इसकी भी रो कितनी होती है? 2 ही होती है। तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। और इसमें मेरे पास जो भी रो आती हैं, जितनी रो होती है उसमें फर्स्ट वाली उतनी कॉलम होती है। या फिर ये कंक्लूजन आप इस तरह से निकाल लो, अगर मैं x मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं और मेरे पास रिजल्ट में ये मिलता है, तो जितनी इसमें रो होंगी और जितनी इसमें रो होंगी, उतने ही इसमें रोज और कॉलम होंगे। ये मेरे पास दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो मेरे पास 2 इंटू में 2, जो भी मेरे पास x वाली मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू में 2 अगर मेरे पास यहां पर मुझे पता चल जाता है कि x वाली मैट्रिक्स में मेरे पास 2 इंटू 2 उसका ऑर्डर है, तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू में मान लेते हैं, इसमें मेरे पास क्या आ जाता है? ए बी सी डी। ये मेरे पास इसके एलिमेंट्स मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिए। अब ए बी सी डी को मुझे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी मेरे पास x मैट्रिक्स है उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं ना। सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलो अच्छा, इस तरह से नहीं है, ए बी ऐसे है। तो मेरे पास यहाँ पर ए बी सी डी, ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गई। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 3 4 5 6 के साथ। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है? माइनस में 7, माइनस में मेरे पास 8, माइनस में मेरे पास 9 2 4 6, ये रिजल्ट मेरे पास मिलता है। ठीक है, अब चलो सिंपल सा काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास ए बी सी डी की वैल्यू जो आएगी, हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें ए एक्स वाली मैट्रिक्स जो है ना वो मिलेगी। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरफ खिसकाते हैं। यहां पर हम लेकर आ गए। चलो अब सोल्व करते हैं। तो मेरे पास यहां पर क्या है? ए बी रो है, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। ए को 1 से करूंगा, ए आ जाएगा। बी को 4 से करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 4b हो जाएगा। ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। बी को 5 से करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 5b हो जाएगा। शुरू में हमने यहां पर गलत कर दिया है, हमारे पास a को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये मेरे पास 2a प्लस में 5b होगा। ए बी को 3 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3a प्लस में 6b आ जाएगा। यही सेम काम हमें क्या करना है? सी डी को फर्स्ट सेकंड थर्ड में मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो सी डी को 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? c प्लस में 4d हो जाएगा। सी डी को सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2c प्लस में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 है तो 5d हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास सी डी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 3c प्लस में 6d हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स आती है और ये किसके इक्वल होगी? इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल होगी। माइनस में मेरे पास 7, माइनस में मेरे पास 8, माइनस में मेरे पास 9, 2 4 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है 2 4 और 6। सिंपल काम हमारा हुआ। अब यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी करेंगे। अरे नहीं, चालाकी नहीं, सिंपल मैथ कैलकुलेशन। मैं जो भी मेरे पास यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, a प्लस 4b माइनस 7, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ पर लिख देते हैं। तो a प्लस में 4b इक्वल हो जाएगा माइनस 7 के। 2a प्लस 5b माइनस 8 के। तो यहाँ पर मेरे पास 2a प्लस में कितना है? 5b। 5b इक्वल्स टू में मेरे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर माइनस 8 के आ जाता है। और ऊपर यहाँ पर हमने 4 के साथ जो b लगा है वो लिखना मिस कर दिया है, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो a प्लस में मेरे पास आएगा 4b और इक्वल्स टू में 7। इसी तरह से मेरे पास 3a प्लस 6b इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3a प्लस में मेरे पास 6b इक्वल्स टू में कितना हो जाता है? माइनस में 9 आ जाता है। ये मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन, लेकिन ये थर्ड इक्वेशन ना। अभी देखो इक्वेशन में कमाल क्या होगा। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो 3 कॉमन लेने के बाद मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? a प्लस में मेरे पास यहाँ पर 2b और उसके बाद इक्वल्स टू में मेरे पास कितना हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। 3 से यहाँ पर 9 को कैंसिल कर दूंगा 3 टाइम्स पर, माइनस साइन एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3। इसको कहेंगे हम अपनी
थर्ड इक्वेशन। अब इन दोनों फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बाय यहां पर एलिमिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, जो क्लास 10th में आपने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सीखा था। तो मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर वो भी लिख देते हैं, चलो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर लो या फिर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर लो, एक ही आंसर आपको मिलेगा। a प्लस में 4b माइनस 7, तो यहां पर a प्लस में 4b माइनस में 7 लिखा। थर्ड वाली इसी के नीचे लिख देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस में कितना है यहाँ पर 2b, तो यहां पर आ जाता है मेरे पास 2b और इक्वल्स टू में आएगा भाई यहाँ पर ये 7 जो है ना, इक्वल्स टू में माइनस का 7 आएगा, और यहां पर मेरे पास क्या है, इक्वल्स टू में माइनस का 3 मुझे यहां पर मिल जाता है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो a से a मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मुझे क्या मिलेगी ये लिखना पड़ेगा मुझे। 4b में से 2b को करूंगा तो मेरे पास यहां पर 2b आ जाएगा, इक्वल्स टू में माइनस माइनस ये मेरे पास प्लस का हो गया, 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 4 मुझे यहां पर मिलेगा। तो b यहां पर 2 से 4 को कैंसिल कर दूंगा, माइनस 2 टाइम्स पर मेरे पास जो भी b है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस का 2 आ जाती है। b की वैल्यू को हाईलाइट करके यहां पर लिखने की जरूरत हमें है, तो जो भी मेरे पास b है उसकी वैल्यू 2 आ गई। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, b की वैल्यू आ गई तो एक इक्वेशन उठा लेंगे, चलो फर्स्ट वाली में पुट कर देते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में पहले लिख लेता हूं, a प्लस 4b इक्वल्स टू माइनस 7, तो a प्लस में 4b इक्वल्स टू में माइनस का 7, मैं यहां पर b की जगह पर माइनस 2 पुट कर देता हूं, तो a प्लस में 4b की जगह पर माइनस 2 इक्वल्स टू में माइनस का 7, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 2 8, इस तरफ माइनस का, दूसरी तरफ प्लस का 8, माइनस में मेरे पास 7 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 8 माइनस 7 करने पर 1, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको भी हाईलाइट यहाँ पर कर देते हैं, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास सी डी के जो भी रिलेशन है उसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो एक लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं, सी डी का जो भी रिलेशन बनेगा उसको सोल्व करते हैं। c प्लस में 4d, c प्लस में 4d इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, 2 यहां पर आ जाएगा। अब हम फिर से यहां पर थोड़ी सी चालाकी दिखाएंगे, देखो चालाकी क्या होगी, 3c प्लस में 6d, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लेते हैं कितना है, यहां पर 6 है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर 3c प्लस में 6d इक्वल्स टू में मेरे पास 6, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन ये सेकंड ना, ये सेकंड इक्वेशन नहीं होगी। सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बनाने के लिए 3 को कॉमन ले लेता हूं, c प्लस में मेरे पास क्या आ जाएगा 2d इक्वल्स टू में मेरे पास कितना है 6, 3 से 2 जा पर इसको कैंसिल कर दूंगा, तो c प्लस में 2d इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। कैसे हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यहाँ पर ही हमने बना ली है, तो ये इक्वेशन मेरी कौन सी हो जाएगी, थर्ड, तो ये हो जाएगी मेरी यहाँ पर फोर्थ, ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर फिफ्थ। फिर से यहाँ पर एलिमिनेशन का यूज करेंगे, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं कौन सी वाली को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ, फिफ्थ में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास c प्लस में 2d इक्वल्स टू में मेरे पास 2, ये मेरे पास फोर्थ वाली इक्वेशन आ जाती है, तो c प्लस में मेरे पास 4d इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर भी 2 आ जाता है। तो देखो c में से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस में मेरे पास 2d आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 0 आ जाएगी, d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0 आ गई। d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फोर्थ वाली में पुट कर देते हैं, तो फोर्थ वाली इक्वेशन यहां पर लिखेंगे c प्लस में 4d इक्वल्स टू में मेरे पास कितना आता है 2 आता है, तो मेरे पास यहाँ पर c प्लस में 4d की जगह पर मेरे पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू में 2, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड की हैं उनको हाईलाइट तो हमने कर ही दिया है, ठीक है, ये मेरे पास कौन सी आ गई, सी की वैल्यू आ गई। एक बार फाइनल भी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बॉक्स के अंदर मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर ये दिखे। जो भी मेरे पास यहाँ पर सोल्व हमने किया है, इसमें a की वैल्यू कितनी आई, कहां पर है भाई a की वैल्यू, ये 1 है, तो a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहां पर हमारे पास 2 आ जाती है, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, क्लियरली कहां पर ये रहा 0 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। हमें क्या करना है, बस इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है, इक्वेशन हमारी बनेंगी, इक्वेशंस का पेयर बना बना के हमें सोल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। सॉल्यूशन हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ
करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हमारे एमसीक्यू हैं। ऑप्शन इधर दिए गए हैं। वीडियो को रोक के सोल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या है इसका। एबीसीडी में से किसी एक का आंसर तुम्हें कर देना है, ठीक है, रोक के बताना आंसर। चलो, जो भी हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आता है, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मेरे पास यहाँ पर ए दिया गया है, इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास क्या है, आई है। जो भी मेरे पास ये ए स्क्वायर है ये आइडेंटिटी के इक्वल है। तो अब बताओ क्या करें। हमें अगर ये फाइंड करना है तो मुझे ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, और ए के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर ये वाली ए मैट्रिक्स है इसको मैं लिखूंगा एज इट इज मैंने लिखी, और इसी के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास यहाँ पर, आइडेंटिटी के बारे में तो हर कोई जानता है कि इसमें डायगोनली हमारे पास 1 होता है, बाकी जगह पर हमारे पास 0 आता है। बस इसको सोल्व करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं रो को यहाँ पर कॉलम के साथ, अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। बीटा को यहाँ पर गामा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ये आ जाता है गामा। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को मैं यहाँ पर दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। बीटा को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में अल्फा बीटा हो जाएगा। आगे यहाँ पर मेरे पास गामा है, गामा और माइनस अल्फा मेरे पास रो है, दोनों कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, गामा को अल्फा से करेंगे तो मेरे पास गामा अल्फा हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर माइनस अल्फा को गामा से करूंगा तो माइनस में मेरे पास क्या हो गया, ये भाई ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर गामा अल्फा। आगे मैं यहाँ पर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर गामा है बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो गामा बीटा हो गया। उसके बाद माइनस अल्फा से माइनस अल्फा को किया जाएगा तो माइनस में मेरे पास अल्फा स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये मेरे पास जो मैट्रिक्स बनी है ये किसके इक्वल हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनली 1 बराबर होता है, मतलब डायगोनली 1 होता है बराबर सारी, उसके अलावा सारी वैल्यूज 0 होती हैं, ये इक्वल्स टू में आ जाएगी। अब देखो मेरे पास यहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ पर भी अल्फा बीटा कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास दोनों वैल्यू सेम है तो इनको भी कैंसिल कर देंगे। मेरे पास बचा क्या है, ये मेरे पास जो भी एलिमेंट आया है करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास 1 हो जाएगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है बीटा, और उसके बाद मेरे पास गामा किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। एक तो ये पॉसिबल मेरे पास सिचुएशन बनेगी, एक सिचुएशन बनेगी मेरे पास ये जिसमें मेरे पास क्या आ जाता है, गामा और बीटा मेरे पास आ जाता है, और उसके बाद माइनस में मेरे पास यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, और इक्वल्स टू में मेरे पास इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, बाकी जगह पर तो यहाँ 0 होगा, 0 इक्वल्स टू में 0। तो इन दोनों पॉसिबल सिचुएशन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दोनों में मेरे पास देखो, अगर मैं 1 को इस तरफ लेकर आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 1 सभी में पॉजिटिव दिया गया है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं अगर इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं तो 1 को यहीं पर रखेंगे, इन दोनों वैल्यूज को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। अल्फा का स्क्वायर है, माइनस का मेरे पास अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। बीटा और गामा मेरे पास यहां पर है तो माइनस में मेरे पास यहां पर बीटा और गामा हो जाता है। तो किसी से मैच करता है क्या ये, 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो 1 माइनस में कौन सा होगा, 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा, सी वाला ऑप्शन हमारा यहां पर निकल करके आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो गया। अगर हम सेकंड वाले से भी जाएंगे तो भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा, लेकिन उसमें हमें एक सुधार करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर माइनस अल्फा से माइनस अल्फा को करूंगा तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से भी अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में मेरे पास अल्फा स्क्वायर, जो भी मेरे पास यहां पर गामा बीटा है, माइनस में मेरे पास क्या हो जाएगा, गामा बीटा हो जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, गामा बीटा या फिर बीटा गामा एक ही बात होगी। दोनों इक्वेशन हमारी सेम है, जो सी की तरफ इशारा कर नहीं रही है, बता रही है कि सी ही हमारा आंसर है। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा एक एमसीक्यू है। आ जाओ करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है चूज द करेक्ट आंसर, ये तो हमने पढ़ लिया। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें कहता है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, अगर मेरे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है, ए मेरे पास जो भी है वो सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक यानी कि ये भी है, और ए मेरे पास जो है वो माइनस में ए भी है। ए का ट्रांसपोज करने पर मेरे पास ए भी आता है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज करता हूं ए आ जाता है, ए का ट्रांसपोज करता हूं तो माइनस ए आ जाता है, यानी कि ए मेरे पास सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, नहीं, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। ये जो हमारी यहां पर जीरो मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी
होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंपल सा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं इसे अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें मुझे दिया गया है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू में ए, देन ये मेरा किसके इक्वल होगा? लगता है सी के इक्वल आएगा। ये कैसे आएगा वो समझ लो। देखो सिंपल सा इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास ये दिया गया है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास ए है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये बोला जाता है आई प्लस में ए की क्यूब। आई क्या होता है मेरे पास? आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मतलब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? ए की क्यूब होता है, प्लस में मेरे पास बी की क्यूब होता है, प्लस में मेरे पास 3a स्क्वायर बी होता है, प्लस में मेरे पास 3a बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला क्लास 9th में या 8th में कभी ना कभी तो तुमने ये पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो याद नहीं होगा तो इसको याद कर लेना। इसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी की क्यूब आ जाएगी, उसके बाद प्लस में मेरे पास a की क्यूब आ जाएगी, उसके बाद प्लस में मेरे पास यहाँ पर 3a स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर यानी कि मेरे पास जो आइडेंटिटी है उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, इनटू में a आ जाएगा, और उसके बाद प्लस में मेरे पास क्या हो जाता है 3 के बाद मेरे पास क्या आएगा, जो भी ये i है ये आ जाएगा, और जो भी मेरे पास a है इसका स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, माइनस में 7a है, तो माइनस में मेरे पास यहाँ पर 7a आ जाता है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मुझे काफी कुछ समझ में चीजें आ जाएंगी। कुछ कुछ चीजें यहां पर बता देता हूं। जैसे अगर मैं आइडेंटिटी की क्यूब करता हूं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, आइडेंटिटी का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है। भाई आइडेंटिटी पे कितनी भी पावर लगा लो वो आइडेंटिटी बन जाता है। बहुत ढीठ है भाई, वो बदलने को तैयार नहीं है। तो हमारे पास आइडेंटिटी की क्यूब आइडेंटिटी, प्लस में मेरे पास ए की क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर, उसके बाद इनटू में ए स्क्वायर इनटू में ए, ये मेरे पास ए की क्यूब हो गया, प्लस में मेरे पास यहां पर क्या हो गया 3 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 3i और a आ जाता है। उसके बाद प्लस में मेरे पास यहां पर 3i आ जाता है। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, गिवन किसके है, a के इक्वल है, तो a स्क्वायर की जगह पर मैंने a लिख दिया, माइनस में मेरे पास 7a एज इट इज। इतना मुश्किल बना रहा हूं मैं, लेकिन है नहीं है इतना मुश्किल। चलो सोल्व करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाता है, प्लस में मेरे पास ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास ये देखो ए दिया गया है तो ए स्क्वायर की जगह पर ए आ जाएगा। फिर से मेरे पास यहाँ पर ए आ जाता है, तो ए स्क्वायर की जगह पर ए लिखा, ये वाला ए एज इट इज, प्लस में मेरे पास एक और आइडेंटिटी, मतलब एक और सिंपल आपको बता देता हूँ, आइडेंटिटी इनटू में ए करने पर मेरे पास क्या आता है, ए आता है। तो ये भी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। आइडेंटिटी इंटू ए करने पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। i इंटू ए हो गया, यहाँ पर भी i इंटू ए क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और माइनस में मेरे पास 7a एज इट इज। आगे फिर से देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, आइडेंटिटी a इंटू में a क्या होता है, a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, a, उसके आगे मेरे पास क्या है, यहाँ पर 3a है, प्लस में फिर से यहाँ पर 3a है, माइनस में मेरे पास 7a है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास आइडेंटिटी आ गई, 3a कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 7a हो जाता है, ये वाला माइनस का 7 एज इट इज आ गया। इन तीनों को मैंने ऐड करके 7a बना दिया, तो मेरे पास बचेगा क्या, 7a प्लस का 7a माइनस का कैंसिल हुआ, तो मेरे पास आ जाता है i, यानी कि आइडेंटिटी सी वाला इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो जो भी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्लीट हुआ, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट। कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए तुम्हें अपनी लाइफ में करने को तो आ जाओ, अगले पेज पर बताता हूं मैं। 300 के सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में हमने पार्टी की, और पार्टी में चैप्टर नंबर 3 की मिसलिनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। तो जो भी हमारी मैट्रिसेस है इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 मिसलिनियस सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हो गया है ना कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे, उस वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तो चैप्टर नंबर 4 पर जाने से पहले इंटरेस्टिंग काम क्या है भाई, इंटरेस्टिंग काम ये होता है कि आपने वीडियो देखने के बाद उस वीडियो की ईएमआई पे करनी होती है। ठीक है, ईएमआई यानी कि पैसा मत समझ लेना, ईएमआई का मतलब होता है कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस चैनल को लेकर जाएंगे 100 मिलियन तक, टारगेट रखते हैं 100 मिलियन का। पता नहीं हो पाएंगे या नहीं, इतने तो स्टूडेंट भी नहीं होंगे आई थिंक सीबीएसई के, फिर भी टारगेट रख देते हैं। टारगेट रखने में क्या होता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने जरूर कर देना है। 300 पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। सिलेबस मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं भाई जल्दी से जल्दी कराने की। स्पेशल वीडियो बनाने वाला था 300 पर, कैंसिल कर दिया मैंने। ये वीडियो बनाई आप सभी के साथ, तो ईएमआई जरूर पे कर देनी है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं बार बार बताता रहता हूं, इसको पूरा सुनते भी नहीं होगे मुझे लगता है, तुम एंड होते ही भाग जाते होगे, लेकिन ईएमआई जरूर कर देना। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में अपने छोटे बड़े भाई बहनों को बताना है और उनको यहां से
पढ़ाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा आई थिंक डिटरमिनेंट्स, उसकी मुलाकात करेंगे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। मैं मुलाकात करूंगा आपसे उसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली एजुकेशनल वीडियो में।